और फिर यहाँ से स्टार्ट होती है हुमायूं के बाद हिंदुस्तान के सुपरस्टार की कहानी। अकबर द ग्रेट, अकबर महान की कहानी। अकबर के बारे में कहाँ से शुरू करें? ये चीज़ जो है बड़ी, अकबर की कहानी बहुत बुलंद है, बहुत ज़्यादा। अकबर से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये समझनी है हमें, वो ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ द आउटकम ऑफ हिज और हर सर्कमस्टांसेस। प्रत्येक व्यक्ति उसकी परिस्थिति का ही रिजल्ट होता है, प्रतिफल होता है, प्रत्येक व्यक्ति। इसलिए मैं तुम नहीं बन सकता और तुम मैं नहीं बन सकता। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल फिनोमिना, ओरिजिनल फिनोमिना। तुम सिर्फ तुम बन सकते हो। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की जो सर्कमस्टांसेस हैं वो मुझे नहीं मिल सकती और मेरी जिंदगी की तुम्हें नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल, जिस टाइम पर हमारी मदर चाय लेकर आती हैं और मैं क्या सोच रहा होता हूँ, मेरे क्या एक्सप्रेशन होते हैं, अगर तुम्हें यहाँ बैठाकर बिल्कुल तुम्हारे साथ भी ऐसा सलूक किया जाए तो जरूरी नहीं है कि तुम वही सोचो, वही एक्सप्रेशन दो जो मैं देता हूँ। इसलिए कहा, जितने भी संत हुए सब ने कहा, सब ने, और आगे जो भी संत होंगे सब यही कहेंगे कि तुम हो, मैं हूं। तुम बुद्ध नहीं हो सकते, तुम मोहम्मद साहब नहीं हो सकते, तुम कृष्ण नहीं हो सकते, तुम राम नहीं हो सकते। तुम रचित हो सकते हो, तुम शोभित हो सकते हो, तुम महफूज हो सकते हो। विशाखा, स्वाति, संदीप, तुम सिर्फ तुम हो सकते हो। ये सबसे बड़ा मिथ हमारे जहन में कि मैं बुद्ध हो सकता हूं, मैं वो महान इंसान हो सकता हूं, अगर उस जैसा करूं तो। कुछ भी नहीं हो सकते, बिकॉज एवरी पर्सन इज द आउटकम ऑफ हिज और हर सर्कमस्टांसेस। उसकी परिस्थितियों का प्रतिफल होता है मनुष्य, मानव। अकबर भी बिल्कुल वैसा ही है। अकबर की परिस्थितियों ने उसे महान बनाया, बहुत जैसा बनाता, परिस्थितियां ही बनाती हैं। और परिस्थितियां कभी कभी समानता रखती हैं कुछ जगह पर कुछ लोगों की, तो वो सामान्य व्यवहार करने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप अपनी परिस्थिति, अपने सर्कमस्टांसेस कभी दूसरे पर नहीं फिट कर सकते, इसलिए वो कभी वो बन ही नहीं पाएगा जो तुम उसे बनाना चाहते हो। इसलिए कहा जाता है, प्रिपरेशन के लिए भी कहा जाता है, आप अपने बेस्ट वे को चूज कीजिए, जो आपका खुद का वे है। आपको कैसे समझ में आता है, रात में पढ़ने में समझ में आता है, दिन में पढ़ने में समझ में आता है, आपकी परिस्थितियां बताएंगी। हम कहते सुबह 4 बजे जो है, सुबह उठकर हम लोग लगता है बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है साहब, गजब पढ़ाई होती है एकदम। लेकिन होता क्या पता तुम्हारी परिस्थितियां ऐसी हो कि तुम्हारे साथ में बहुत सारे लोग उठ जाते हो और तुम्हारे घर में सुबह 4 बजे ही चहल पहल हो जाती हो, और फिर
काका काकी, ताऊ ताई, चाचा चाची, सब एकदम वो लाइब्रेरी वाला माहौल बना लेते हो। तो आपकी परिस्थिति बताएगी आपके लिए बेस्ट क्या है, आपकी पर्सनल इंडिविजुअल परिस्थिति, कहाँ तुम वीक हो, कहाँ मजबूत हो। ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? दूसरी बात, अकबर की ज़िंदगी के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में बता रहे हैं। अकबर की ज़िंदगी में कुछ लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी था। इसकी ज़िंदगी के 3 लोग थे जिनकी वजह से जो है ये बचपन में अच्छी तरह से कंसोलिडेट हो पाया। एक तो इसके टीचर थे, अकबरनामा, मतलब उसका एक आईने अकबरी, उसका एक चैप्टर है अकबरनामा का, ठीक है। तो उसमें जो है ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल अकबर के बारे में दे रखी है, बहुत शानदार बुक है। तो पहले जो कैंडिडेट हैं वो हैं मुल्ला पीर मोहम्मद। मुल्ला पीर मोहम्मद इसके टीचर थे। अब टीचर थे मगर इनको कभी इन्होंने सीरियस नहीं ली, कभी भी। मुल्ला पीर मोहम्मद ये जब बहुत कुछ बताते थे, पढ़ाते थे, बोले कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। मुल्ला पीर मोहम्मद की बातों को सीरियसली नहीं लिया अकबर ने कभी भी। बोले तुम्हारा क़यामत के रोज़ होगा क्या अगर कुरान नहीं पढ़ोगे? अकबर कहता था मुझे नहीं पढ़नी है, फालतू की बातें मत करो तुम, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई मुझसे नहीं होती काका। तो मुल्ला पीर मोहम्मद का अपोज करना अकबर का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। वो अपोज करना सीख जाता है, अपोज करना। बोले ये कोई बात हो गई कि मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा तो अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा? मुझे समझ नहीं आती ये बातें। तो मुल्ला पीर मोहम्मद की बातों को अपोज करना अकबर ने शुरू किया, तो अकबर का ये अपोज करना पूरी जिंदगी भर रहेगा, वो रैशनल रहेगा। ठीक है। और एक बात और भी समझ में आई, वो कहता था कि आप मुझे कभी भी अल्लाह के नाम पर नहीं डराएंगे। ये बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल और बहुत गहरी बात है। हम पूरी दुनिया को किस चीज़ से डराते हैं, धमकाते हैं? ये ओरिजिनल वर्जन थोड़ी ना इंसान का, कि भगवान के नाम पर ये मत करो, भगवान के नाम पर वो मत करो, अल्लाह के नाम पर वो मत करो। ये ओरिजिनलिटी थोड़ी ना है। आप डर के मारे नहीं कर रहे हैं और एक इच्छा से नहीं करना होता है। कौन ज़्यादा बेहतर है? इच्छा वाला, वॉलंटरली। आप चोरी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। अगर पुलिस ना पकड़े तो क्या कर लोगे आप? चोरी कर लोगे। ये कितना गलत कॉन्सेप्ट है। तो अकबर ने कहा आप मुझे कभी अल्लाह के नाम पर नहीं डराएंगे, कभी भी। पहला कैंडिडेट मुल्ला पीर मोहम्मद। दूसरे टीचर इसके रहे, बहुत बढ़िया टीचर, केयर टेकर थे, इनके दोस्त भी थे। केयर टेकर ज्यादा थे, दोस्त कम थे। पिताजी के दोस्त थे, बैरम खान। बैरम खान ने अकबर को बहुत मजबूत बनाया, बहुत तलवारबाजी सिखाई। और बचपन से ही ले जाते थे युद्ध में, बैटलफील्ड में।
अकबर कहता था बैरम खान से, काका पढ़ाई नहीं करनी, तो वो कहते थे कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं करनी तो मत करो, तलवारबाजी कर लो, करो। तो बैरम खान ने अकबर को एक अलग वे में तैयार किया। ठीक है, अकबर की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये थी कि अकबर कभी भी प्रीस्ट या मौलाना की बातों में नहीं आया बचपन से ही, जिसकी वजह से वो बहुत महान बन गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। जैसे हुमायूं आ गया था, अकबर के साथ ऐसा कुछ नहीं था। बचपन से ही वो बहुत विरोधी किस्म का लड़का था और ये अचीवमेंट उसकी थी। बैरम खान ने भी इस कॉन्सेप्ट को बनाए रखा उसके, ठीक है, उसे इस तरह से तैयार किया, बहुत मजबूत तरह से, बहुत। हुमायूं जब बैरम खान के पास में आता था तो वो कहता तो तू मेरे लड़के को बिगाड़ देगा, उसे पढ़ने नहीं देता तू। तो वो बहुत हंसता था, बोले पागल, तुझे पता है तेरा लड़का क्या है, ये 4-4 सैनिकों को हरा देता है बचपन में, बहुत चमत्कारिक लड़का है, बहुत टैलेंटेड, बाहुबली का प्रभास है ये, ठीक है। और बहुत मस्त रहता है ये लड़ाई करते हुए, मज़ा आता है ऐसे लड़ने में बहुत। तू इसे पढ़ाई की बात कह रहा है, इसे मज़ा आता है लड़ने में, शिकार करने में, लड़ने में। बैरम खान ने तैयार किया था उसे इस तरह से। तो एक बैरम खान ने इसे बड़ा मजबूत बना दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया बैरम खान ने अकबर को बचपन से ही। और बचपन में ही कहा था बैरम खान ने कि जब ये तीर मारता है तो मैंने आज तक इससे बेहतरीन तीर मारते हुए किसी को नहीं देखा, और ये बहुत महान आदमी बनेगा। प्रेडिक्शन कोई ना कोई करता है, आपको बता दूंगा, बोला बहुत महान आदमी बनेगा ये, बैरम खान ने ही कहा था। और तीसरा तो तीसरी कैटेगरी उसकी काफ़ी ज़्यादा सूफी संत की थी। अब इन 3 कैटेगरी के अलावा उसकी कुछ पारिवारिक कैटेगरी रही। तीसरा कैटेगरी में नाम लिखेगा अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ was the teacher of Akbar as well as Sufi Sant, and he gave the essence of Islam. essence उन्होंने निकाल के रखा इस्लाम का एसेंस उसके सामने। ये आदमी है जो अकबर के पीछे है, अकबर की सोच के पीछे है, अब्दुल लतीफ। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अकबर टू अब्दुल लतीफ। जब टीचर बना तो अब्दुल लतीफ से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, बोला सर काफिर का मतलब क्या है? काफिर का मतलब क्या है? आंसर ऑन द स्पॉट। जो आफाक में गुम है वो काफिर है। किस में गुम है? आफाक। इसी ने बताया जो बेहोशी में है, जिसको पता ही नहीं, जिसको कंट्रोल ही नहीं अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों का गुलाम,
जो आफाक में गुम है वो क्या है? काफिर है। आगे चलना तुम। यही क्वेश्चन औरंगजेब अपने गुरु से पूछेगा कि सर काफिर कौन है? बोले जो मुसलमान नहीं वो काफिर है। दोनों में अंतर है सर। इसलिए कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग इज द आउटकम ऑफ हिज और हर सर्कमस्टांसेस। और इन्होंने बताया इसे बिना कंपटीशन के रिजल्ट नहीं आता। इन्होंने बताया कि बिना काफिर के मुसलमान बना नहीं जा सकता। बताया इन्होंने, बिना काफिर के मुसलमान बना ही नहीं जा सकता। बिना कंपटीशन के नहीं हो सकता ये काम। जैसे बिना शूद्र के कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, वैसे ही बिना काफिर के कोई मुसलमान नहीं बन सकता। अब्दुल लतीफ, कॉन्सेप्ट देखना इस आदमी का कुरान शरीफ पर। इसे कहते हैं इस्लाम को पढ़ना, सेंस को समझना। और वही चीज़ें इसमें आ जाएंगी फिर। जब गौतम बुद्ध अपनी ज़िंदगी में 30 साल तक अपनी उम्र को पूरा करते हैं, तो गौतम बुद्ध निहायत ही अय्यास आदमी थे। उनके पिताजी ने इतनी अय्यासी सिखाई उनको, शराब और शवाब में लिप्त रखते थे उसको। शादी भी करा दी। लेकिन बुद्ध शूद्र से क्या बने? बुद्ध बने, ब्राह्मण बने। वही कॉन्सेप्ट उन्होंने लोगों को दिया। ये कॉन्सेप्ट अब्दुल लतीफ को भी समझ में आया, और अब्दुल लतीफ ने किसे दे दिया? अकबर को दे दिया। औरंगजेब के साथ में ऐसा नहीं होगा। औरंगजेब के पास में इर्द गिर्द जितने भी लोग रहेंगे वो उसकी जिंदगी को खा जाएंगे। मैं आपको एक एक नाम बताऊंगा, एक एक नाम आप क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। और वो एक एक नाम हिंदुस्तान के अंदर कम्युनलिज्म का फैक्टर जमा करने वाला शख्स होगा। एक एक नाम। क्वेश्चन नंबर दूसरा। अभी एक क्वेश्चन का आंसर मिला अकबर के, काफिर क्या है? मिल गया। कितना शानदार आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अपने गुरु से दूसरा क्वेश्चन अब अकबर का। बोला सर हमें अपना धर्म बढ़ाना चाहिए। वो तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था। क्या हमें रोज क्लास में आना चाहिए? क्या अपना धर्म बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? बताओ आंसर क्या होगा? उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर बोला लेकिन ऐसे बढ़ाना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी को देखकर लोग कहें कि यार ये किस धर्म को मानता है भाई, मुझे भी इसके जैसा बनना है। ऐसे बढ़ाना चाहिए। इसे कौन सा फॉर्मूला मिल गया? ये इतना खुश क्यों रहता है? इसे इतना ज्ञान क्यों है? ऐसे बढ़ाना चाहिए। कश्मीर में जब इस्लाम फैला, भारत में इस्लाम के फैलने की बड़ी अपनी गाथा है, कहानी है। अब कश्मीर की बात बता रहा हूं मैं आपसे, काम देगी आपको। कश्मीर में जब इस्लाम आया, कुछ नहीं था कश्मीर में।
इस कंट्री में पता है आपको, इस्लाम तो होगा नहीं इस कंट्री में, फिर आया कहाँ से? तो कश्मीर में जब इस्लाम आया तो उसमें 2 इम्पोर्टेंट नाम हैं। इनका नाम आप जगह जगह सुनेंगे, कभी कभी लिरिक्स में भी सुन लेते हो आप। एक नाम है, लिख लीजिएगा, बुलबुल शाह। बुलबुल शाह सूफी संत हैं, ये बहुत बड़े सूफी संत हैं। जब ऐसे लोग रहेंगे, हर आदमी इस्लाम कबूलेगा सर। बुलबुल शाह सूफी संत। और दूसरा है शेख हमदानी साहब। इनका जिक्र तो मैंने पहले भी किया था। शेख हमदानी हैं जी, बिल्कुल दोनों की जारत है। शेख हमदानी साहब की भी बिल्कुल जारत है। बहुत बड़ा मज़ार है। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे पीर हुए हैं। सूफी संत को पीर भी कहा जाता है। शेख हमदानी। अब ये जो बुलबुल शाह हैं, इन्होंने एक कैंडिडेट को, एक राजा को इस्लाम धर्म कबूल करवाया था, जो मैंने कल पूछा भी था एनसीईआरटी से। क्या नाम था? बहुत बढ़िया लड़के। मिला था तुम लोग? कहाँ मिला? रंचन शाह। रंचन शाह इस्लाम से बहुत प्रभावित हुए। इस्लाम से प्रभावित नहीं हुए वो, बुलबुल शाह से प्रभावित हुए। बुलबुल शाह जैसा इंसान, निजामुद्दीन औलिया जैसे इंसान, मुहिउद्दीन चिश्ती जैसे इंसान जब तुम्हारे सामने बोलेंगे ना, तो तुम रह ही नहीं पाओगे। कोई बात नहीं, रहने दो, पलेरू है। समझ गए? क्या नाम है? रंचन शाह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला राजा कश्मीर का जो जिसने क्या कबूला? इस्लाम कबूला। तो इन्होंने बोला कि तुम्हारी पर्सनैलिटी से इतनी खुशबू उठे कि लोग खुद ही तुम जैसे बन जाएं। इतनी जहनियत उठे कि लोग तुम्हारे जैसे बन जाएं। ठीक है, तुमसे आकर कहें लोग कि तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, बताओ मुझे। एक कहानी है। बुद्ध के एक शिष्य थे, डिसिपल, नाम था चीबर। चीबर नाम के शिष्य थे इनके। वो बुद्ध जैसा चलते थे, बुद्ध जैसा पहनते थे, बुद्ध जैसे बैठते थे, बुद्ध ही थे। पूरी तरीके से बुद्ध को फॉलो करते थे, आंखें मींच के एकदम। गौतम बुद्ध को जो है बुद्ध भी देखते थे उन्हें। अब आनंद उनसे कहता था, बुद्ध से, बोले ये तुम्हारा चेला जो है ये बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही करता है काम, वैसे ही बोलता है, वैसे ही उसने अपना हेयर स्टाइल बना लिया। ठीक, वैसे ही बैठता है। चीबर। तो आनंद से बुद्ध कहते हैं कि ऐसे लोग आगे भी पैदा होंगे और बहुत बड़े पैमाने पर आएंगे, जो बुद्ध बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन बुद्ध होते नहीं हैं अंदर से। वो मेरे फॉर्मूले को समझे ही नहीं। बुद्ध बनने का मतलब क्या है? ऐसे लोग अक्सर तुम्हें हर धर्म में मिलेंगे। ऐसे लोग श्री राम जैसे दिखने लग जाएंगे, बड़े बड़े बाल कर लेंगे, ठीक है, भगवा धार लेंगे, और कौन सी माला? रुद्राक्ष की माला
तिलक और जय श्री राम, जय हनुमान। और ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे तुमने जो हनुमान बनकर ही घूमते हैं। इस्लाम में भी ऐसा ही है, दाढ़ी लंबी कर लेंगे, सब अपने आप को अली समझते हैं, सब अपने आप को प्रॉफेट मोहम्मद समझते हैं, उनके जैसा व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, लेकिन होते सब के सब चीवर ही हैं। कौन? और जब भी आप ऐसा देखें तो एक गारंटी समझ जाना, दुनिया राम हो सकती है, वो शख्स कभी राम नहीं हो सकता। दुनिया मोहम्मद बन जाएगी, वो शख्स कभी मोहम्मद नहीं बन सकता, वो शख्स कभी अली नहीं बन सकता। ये मैं गारंटी से मैं नहीं, वो बता रहे, मैं तो कुछ हुई नहीं। ये वो है या नहीं इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये गारंटी है वो नहीं हो सकता, वो राम नहीं हो सकता, वो बुद्ध नहीं हो सकता, चीवर कभी बुद्ध नहीं हो सकता। समझ गए? फॉर्मूला समझे ही नहीं, बुद्ध किसे कहते हैं, मोहम्मद किसे कहते हैं, राम किसे कहते हैं, फॉर्मूला समझे ही नहीं। पेंटिंग हाउस में जाके अपने आप को पुतबा के पैसे बन रहे हैं। कोई रेलेवेंस नहीं है सर, कुछ नहीं किया आपने जिंदगी में, ना समझे कुछ भी। धर्म का मतलब तो बिल्कुल नहीं, बहुत तगड़ा फॉर्मूला होता है, समझ में आ जाए तो इंसान बादशाह बन जाए। तो शेख हमदानी साहब ने और बुलबुल शाह ने कश्मीर की जनता को, इस जनता के बीच में इतनी खुशबू फैलाई कि कश्मीर में इस्लाम आया, इस्लाम की जड़ें बदली, बल्कि राजा तक ने अपना धर्म बदल लिया। रंजन साहब, मजाक है क्या? समझो, समझाया अकबर को अब्दुल लतीफ ने। धर्म बढ़ाना बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको लगता है आपके पास जो फॉर्मूला उससे सक्सेस मिलेगी, बताओ, बढ़ाओ उसे, कि बेटे पढ़ लो आईएएस बन जाओगे, ये पढ़ो, इस तरह से करो, वो करो, क्या बन जाओगे? आईएएस बन जाओगे, राम बन जाओगे, मोहम्मद बन जाओगे। फॉर्मूला बताना बड़ी बात नहीं है, उसमें कौन सी बात बढ़िया, यही तो धर्म का काम है, और क्या है। बात यह है कि तुम्हारी जहनियत होनी चाहिए, तुम्हारी बताए हुए इस फॉर्मूले की गारंटी होनी चाहिए। अपने आप इंसान फॉर्मूला एक्सेप्ट करेगा। ये थोड़ी ना तलवार रख दी गर्दन पर, बता मंदिर है या मस्जिद है, बोला मुझे नहीं पता क्या है ये, मुझे बख्श दे। ये तो बोला कि भाई सब चीबर बनकर घूमते हैं, चीबर नहीं बनना है। और अकबर की जिंदगी में 5 लोग हैं, 5 के नाम मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं। एक तो उसके बाबा बाबर नहीं है अब, लेकिन उनकी कहानी है, उनकी किताब है तुझु के बाबरी, जिसे अकबर पढ़ता है, सुनता है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पढ़ा लिखा है तो नहीं पढ़ेगा, सुनता है। पता तेरे दादा क्या करते थे, खानवा के युद्ध में क्या किया उन्होंने? अब मैं सुनाती हूँ तुझे कहानी। नहीं है, 3 बता दिए ना मैंने। हाँ तो एक बाबर लिखो, बाबर है, बाबा बोलता था उनको। तो बाबर की कहानियों का बड़ा इम्पैक्ट जो है किस पर पड़ता? अकबर पर। पोते के अंदर दादाजी को लेकर एक अलग अटैचमेंट होता, मेरे दादाजी की इतनी लंबी मूंछ है, कनेक्शन है, बड़ा तगड़ा कनेक्शन होता है दादा और पोते को। समझ रहे हैं? और दादा के गुण बहुत ज्यादा आते हैं पोते के अंदर, मैं बता दूं आपसे। बाबर का इम्पैक्ट तुम्हें कहां देखने को मिलेगा? अकबर में देखने को मिलेगा।
बाबर की कहानियाँ ही चलती थी, कुछ कारनामे इतने बड़े बड़े थे। तुझे पता है समरकंद में उनकी एक महबूबा थी, उसे जीतने की जान तक बाजी लगा दी, फिर नमाज अदा करी उन्होंने, फिर शुक्रिया अदा किया। इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे के ऊपर, बताइए मुझे। कोई गलत इम्पैक्ट थोड़ी ना पड़ेगा जब हिस्ट्री इतनी बुलंद है उस लड़के की, ठीक है। कौन खोल उठेगा उसका एकदम। बोले अच्छा हमारे दादा थे ऐसे, बोले और क्या। ठीक है, शहंशाह थे हिंदुस्तान के, हैं। बोला हम कांस्टेबल नहीं बन पा रहे हैं, वो आईएएस थे। हम नहीं बनेंगे अब कांस्टेबल, अब हम प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के। ये इम्पैक्ट बाबर का प्रभाव जिंदगी में बहुत रहा। अकबर के प्रभाव बोला मैंने, हालांकि बाबर उसके टाइम पर था नहीं। दूसरे कैंडिडेट माँ हमीदा बानो बेगम। माँ हमीदा बानो बेगम की जो बात थी वो ये थी कि वो सूफी संत की लड़की थी, अकबर बानी। और सूफी संत की लड़की होने के लिए जब वो थी तो उनका पूरा इम्पैक्ट उनके ऊपर था। बहुत ही टॉलरेटेड बातें करती थी, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी, बहुत शानदार परवरिश की अकबर की हमीदा बानो बेगम। और सूफीज्म को समझाया अकबर को। और फिर नाना जी तो थे ही अपने। उनका नाम ही अकबर उनके नाना के नाम पे पड़ा। सूफी संत थे। और पिताजी बहुत सारी बातें उन्हें टाइम टू टाइम बताते थे। हुमायूं बच्चा था, छोटा था, तो समझा कर जाते थे। हुमायूं समझ गया, वो समझते समझते जब 13-14 वर्ष का था, हुमायूं लड़क लिए शेरमंडल से। बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लड़के पर आने वाली है। तो बैरम खान और अकबर ये दोनों ही पंजाब के उस पर थे, एक्सपीडिशन पर थे। पंजाब में सिकंदर सूर जो था उसको दौड़ाकर मार रहे थे और अकबर को बैरम खान लेके जाता था। वो कहता था कि तू लेबोरेटरी में काम मत कर, डायरेक्टली बैटलफील्ड में आ। कब तक मिलिट्री साइंस पढ़ता रहेगा, ये तुगलका पद्धति और ये पद्धति वो पद्धति। मैं दिखाता हूं किसे कहते हैं पद्धति। उसे वो जो है पंजाब के दौर पर थे वो दोनों ही। बैरम खां को वो बचपन से ही ले जाता था। तो बैरम खां किसके साथ था, सॉरी अकबर किसके साथ था, बैरम खां के। और उधर हुमायूं निकल लिए, दिल्ली की गद्दी हो गई खाली और ये पंजाब में अटके रह गए। और दिल्ली पर एक बहुत ही होनहार काबिल कमांडर था, वो का राज हो गया। नाम था उसका पूरा हेमचंद्र, और शॉर्ट फॉर्म में उसे प्यार से हेमू कहते थे। ठीक है, ये बात अलग है कि एनसीईआरटी में हेमू वर्ड ले रखा है, हेमचंद्र उसका पूरा नाम था। ठीक है, नहीं हेमचंद्र। दिल्ली और आगरा पर हेमचंद्र आके बैठ गए। हिंदू कमांडर थे ये। नहीं, बिहार और बंगाल के एरिया में कमांडर थे। बिहार का गवर्नर था, गवर्नर का सेनापति था, याद रखना।
बिहार के गवर्नर का सेनापति था हेमचंद्र। तो ये दिल्ली और आगरा पे आके बैठ गया और हेमू ने जो है कुछ विदेशी शक्तियों को हराया था, इस वजह से उसे विक्रमादित्य की उपाधि मिली। मैंने आपको बताया था कि विक्रमादित्य जो है उसका जो टाइटल लिया जाता है वो किसी विदेशी शासक को हराने के बाद मिलता है। ये विक्रमादित्य, हेमू को जो है विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी। कहते हैं 22 बैटल लड़ी थी हेमू ने और 22 की 22 जीती थी। हाँ जी, ठीक है। अब ये दोनों फंस गए पंजाब में और ये आके बैठ गया कहाँ, दिल्ली में। और मुगल सत्ता रातों रात किसके हाथ में चली गई? हेमू के हाथ में। बोले ये क्या हो गया? वो बोले काका ये क्या हो रहा है? छोटा बच्चा बेचारा 13 साल का। पूरा तख्ता पलटना जिसे कहते हैं ना, वो पलट गया। अब हुआ क्या, सब लोग यही सोचने लगे मुगल वगैरह उसके सैनिक करें क्या, सोच रहे थे ऐसे। पीछे से जो है एक कैंडिडेट आया, तारडी बेग। तारडी बेग का नाम जरूर याद रखना भाई। कमांडर था मुगलों का, एक गैंग, एक बटालियन का। पीछे से आया। अब यहां पर बैरम खान सोच रहा है, उसके बराबर में बैठा हुआ बच्चा है वो अकबर। सोच कर वो अकबर कोई कन्वे करेगा, वो सोच रहा है, वो देख रहा अकबर कि बैरम खान कैसे सोच रहा है। 13 साल का बच्चा क्या देखेगा बेचारा, यही वो सोच रहा है। पीछे से तारडी बेग आता है, बोला अब कुछ हो नहीं पाएगा, अब तो मुगल सत्ता हाथ से चली गई। क्या अब हमें, मेरे ख्याल से काबुल चलना चाहिए अपने रिश्तेदारों के साथ। मुगलों के रिश्तेदार कहाँ होंगे? काबुल होंगे। क्या अब जो है हमें काबुल में जाना चाहिए अगर अपनी जान बख्शना चाहते हैं। हेमू चंद बहुत बहुत खतरनाक आदमी है वो, मुझे पता है। 22 में से 22 बैटल जीती है उसने, विक्रमादित्य है। और बोले चले जा रहा है, बोले चले जा रहा है। और बैरम खान शांत है, बोल ले। बैरम खान ने अपनी तलवार निकाली, गर्दन अलग। तारडी बेग, तुम्हारी जिंदगी में तारडी बेग जरूर होगा। आईएएस की तैयारी कर रहे हो, सक्सेस रेट पता है तुमको? मेरे बुआ के लड़के ने की थी 10 साल, बहुत बुरा हाल हुआ उनका। तारडी बेग, बन नहीं पाओगे, बहुत भारी पेपर है। अबे हमारे जैसा ही तो तू है, तेरा निकल जाएगा, तू खुद सोच। तारडी बेग, तुम गर्दन नहीं काट पाओगे, कनेक्शन तो काट ही सकते हो। अपनी जिंदगी में से तारडी बेगों को निकाल दो। और फिर बैरम खान कहता है कि गद्दी इतनी बड़ी है तो लड़ाई क्या छोटी होगी पागल? लड़ेंगे, मरेंगे और मारेंगे। दो स्थिति में जिंदगी की लड़ाई रुकती है, दो स्थिति में। ये जो पीछे का चक्कर है ना, ये बताया था एक दिन, दो स्थितियों में रुक जाएगा। एक स्थिति बड़ी शानदार, जब आप इनलाइटेंड हो जाएं, आप लड़ना छोड़ देंगे, आपकी जिंदगी की लड़ाई खत्म।
भ्रम को प्राप्त हो जाएंगे आप। स्थिति नंबर 2 बहुत ही खतरनाक है। जीते जी अगर आपको लड़ना है तो 2 स्थिति से गुजरना पड़ेगा। एक तो आप इनलाइटेंड हो जाएं, आपके अंदर की लड़ाई, बाहर की लड़ाई सब शांत एकदम, कोई किसी तरीके की लड़ाई, शांति सब। ये पीछे का चक्र बंद हो जाएगा, धुआं बंद हो जाएगा। और दूसरा, जब आप पागल हो जाए, क्या हो जाए? पागल, दिवालिया हो जाए। पागल होना इस पृथ्वी पर जिंदा रहते हुए सबसे बड़ा श्राप है, सबसे बड़ा श्राप। पागल कभी दुश्मन को भी ना करे, कभी दुश्मन को भी ना करे। पागल की स्थिति बहुत खराब होती है, बहुत। अभी आपने देखा नहीं होगा, आप देख नहीं पाओगे। कुछ भी पीता है वो, कुछ भी, और कुछ भी खाता है वो। नाली में से उठा के कुछ भी खा लेगा, गोबर खा लेगा, कुछ भी पी लेगा। पागल बहुत बुरी चीज है। इसलिए कहा जाता है कि ऊपर वाला कभी किसी को पागल ना करे, मार दे मगर किसी को क्या ना करे, पागल ना हो। इससे बुरा कोई श्राप नहीं हो सकता। तो तारदी बेग को खत्म किया उसने, और फिर बड़ी शानदार बात कही। आचार्य रजनीश के बारे में पता है आपको? आचार्य रजनीश का एक कोर सेक्शन है, एक लाइन में बता रहा हूं आपको, तो बहुत ही शानदार लाइन उन्होंने कही। उन्होंने बोला, हंस भाई, खेल भाई, घेर भाई, ज्ञान भाई। हंस भाई, खेल भाई, हंस भाई, खेल भाई, घर भाई, ध्यानम। हंस भाई, हंसेंगे, खेल भाई, खेलेंगे, घर भाई, घर में मोच काटेंगे, एंड ध्यानम, और वहीं ध्यान करेंगे, वहीं संघर्ष करेंगे। मॉडर्न वे ऑफ इनलाइटनमेंट है ये, मॉडर्न वे ऑफ इनलाइटनमेंट। यूपीएससी में मैं आपसे क्या कहता हूं? यही कहता हूं, सब कुछ करो जो करना है, बट जो अपना संघर्ष है, ध्यान है, उसे जो है अब करो। आप जितना खाना जरूरी है उतना ध्यान, उतना पढ़ना जरूरी है, उतना लड़ना जरूरी है, और छोड़ किसी को सकते नहीं। इसलिए आचार्य रजनीश की जो ये बात है, ये लाइन है ना, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन का संन्यास का वे है। हंस भाई, खेल भाई, घर भाई, ध्यानम। किसी चीज को नहीं वो कर सकते, आप नहीं बन सकते, बुद्ध के मार्ग पर नहीं चल सकते। बुद्ध ने तो वैसे ही मना कर दिया था, मेरे मार्ग पर ना चला जाए। तो झोला उठा लिया और संन्यास लेके चल दिए। नहीं किया जा सकता ये सब, प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी। तो प्रैक्टिकल अप्रोच दिया रजनीश ओशो ने, और बड़ी शानदार लाइन लगती है मुझे। और बैरम खान ने भी यही कहा, बोले लड़ाई से रोक रहा है तू हमें, तारगी बेग, तू रोकेगा लड़ाई से हमें? खून में लड़ाई है, इसके लिए जिंदगी जीते हैं, और तू किससे रोक रहा है? लड़ाई से रोक रहा है। संघर्ष ही तो जिंदगी है, उसका मजा लेना ही एरिस्टोक्रेसी है, उससे ऊपर उठ जाना एनलाइटनमेंट है। आपको सिर्फ मजा लेना है। बोले लड़ेंगे और मरेंगे भी, मारेंगे भी। और फिर बैरम खान के जोश और जुनून से पूरी फौज तैयार हो गई। अकबर को बैठाया हाथी के ऊपर,
बेटे देखते रहना, जब भी कोई तीर आए नीचे को हो जाना तू बस। बोले ठीक है काका। और जब भी कोई तुम्हारे पास आएगा पीछे से मारूंगा। हाँ बोले ठीक है। और इसकी फौज बढ़ती है हेमू की तरफ। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। उधर से वो पंजाब से आ रहे हैं, इधर से ये दिल्ली से जा रहे हैं। आज दिल्ली आगरा, पानीपत में होगी मुठभेड़। यहां गेम चल रहा बढ़िया से एकदम। इधर बैरम खान अकबर का संरक्षक केयरटेकर। लड़ाई अकबर के नाम से होगी मगर मेन कौन करेगा? बैरम खान। और इधर हेमचंद्र रुराते हुए आ रहा है। हेमू एकदम ओवर कॉन्फिडेंस होना एक अच्छी बात है। ओवर कॉन्फिडेंस खत्म, इंसान खत्म। ओवर कॉन्फिडेंस में तो वही हाल होता है गेंदा भाई जैसा। ओवर कॉन्फिडेंस तो खत्म कर देता है। 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा मौत आ रही है इसकी। ओवर कॉन्फिडेंस आइडेंटिफिकेशन होता है। बोले ये यार, फिर अगले क्षण खबर आती है वो भाई नहीं रहा। बोला हमें तो पता ही था। हेमू ने एक गलती कर दी। अपना जो तोपखाना था, आर्टिलरी थी, वो सेना के आगे रखी और सेना पीछे पीछे, तोप आगे आगे। तोप कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई। ठीक, जो तोप आगे चलती है सेना की, उसे वो कुछ उसका डिस्टेंस बहुत रखा। बोले कि डर जाएंगे, खोप खा लेंगे, एकदम दिखेगी तोप है, आर्टिलरी है। बैरम कहाँ गया? बराबर में से निकल गया, 2 थप्पड़ मारे और तोप छीन ली। और हेमू की तोप मुगलों ने छीन ली। ये होता ओवर कॉन्फिडेंस। देख तो लो कर क्या रहे हो। कौन भेजता है इतनी आगे तोप? कहां? वो पीछे रखते थे तोप को। जब आ गए सामने से पीछे से खोली तो को धाक। ये है तुगलक मत युद्ध पद्धति। आप आम आदमी बनकर खड़े हैं एकदम बिल्कुल बिंदास, सिंपल कूल डूड टाइप के। बक बक करे जा रहा है कोई आदमी आपसे बिल्कुल एकदम। बोले ये वो तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई? जानता नहीं ओला जलता है, ये बोलता होता है। और आपने फिर लाइसेंसिंग पिस्टल निकाली अपनी, उस पर लिखा हुआ था मेड फॉर IPS, और उड़ा डाला आपने उसे। ये है तुगलक युद्ध पद्धति। तुम थोड़ी ना ये दिखा रहे हैं पहले ही कि भाई मेरा जो है UPSC प्रीलिमिनरी भी मिशन 2020 है, इसमें मैं प्री दूंगा, उसमें मेंस, और यही मेरा जोश जुनून है। इसके सिवा मुझे कुछ करना नहीं। और नजरें 2 तरीके की होती हैं, एक तो अच्छी नजर और एक बुरी नजर। और बुरी नजर वाले का दिल कैसा होता है? ठीक है, बुरी नजर वाले का दिल कैसा होता है? काला। इसलिए तुगलक युद्ध पद्धति अपनानी चाहिए। हेमू अपना विजन 2020 लेकर निकला। ठीक, बड़ी तेज से ढोल पीटते हुए जा रहे हैं। और तो वो मुगलों ने कर लिया जो काम मुझे करना था। बैरम खान आदमी
मैंने बताया था सेंट्रल एशियन इथिकल लड़ाई लड़ते ही नहीं थे, और लड़नी भी नहीं चाहिए। युद्ध बैटल फील्ड में कोई रूल एंड रेगुलेशन होता है क्या? युद्ध में जीतना ही सबसे बड़ा सिद्धांत है। शिवाजी क्यों बने शिवाजी? गोरिल्ला युद्ध पद्धति। जब आपको पता है आप नहीं कर पाओगे कुछ तो कर लो। दुश्मन के गाड़ी का पंचर ही कर दो, कुछ नहीं बस की तो चल ही नहीं पाएगा। कुछ तो किया, बीच में जाकर खड़े हो गए, खड़े हुए हैं आज। उनसे तो बेहतर ही है कि पंचर कर देते। हेमू ने बेवकूफ़ी की बहुत बढ़िया वाली, और तेज भी युद्ध जो है हेमू हार गए। पानीपत की सेकंड बैटल हेमू भैया के हाथ से निकल गई। हेमू भैया को जंजीरों में बांधा गया, और बैरम खान अकबर खड़ा हुआ वहां पर देख रहा, ओ ताली बजा रहा, चाचा मजा आ गया। बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा, गजब। लेकिन अकबर बहुत सेंसिटिव बच्चा था, बहुत। अकबर को बैठाया गया उस पे दरबार पे बड़ा सा, वहीं पर सेना खड़ी हुई है मैदान में ही, पानीपत की सेकंड में। बैरम खान घुटनों पर पड़ा हुआ है नीचे करके गर्दन को लेकर, सॉरी बैरम खान नहीं, हेमू। और बैरम खान तलवार लेकर घूम रहा है। वो कह रहा काका मारना मत इसको, ये बहुत अच्छा खेला, मुझे ये चाहिए। कौन? बैरम खान बोला कैसी बातें कर रहा है बेटे, इसे मारना बहुत जरूरी है वरना तुझे खा जाएगा ये। बोले नहीं चाचा, इसे उसमें डाल देंगे, कारगार में डाल देंगे, इसके जेल में डाल देंगे, इसको मारना मत आओ। बोले नहीं अकबर ये गलती कर रहे हो आप। और अकबर मना कर देता है बैरम खान से। और यहाँ घटना तो घटी जो भी घटी, लेकिन एक ऐसी घटना घटी अकबर के सामने जिसने उसके जीवन के सोचने के तरीकों को बदला एकदम से। जैसे अकबर की नजर बची, बैरम खान ने तलवार निकाली और उसकी गर्दन अलग कर दी हेमचंद की। हेमू मार दिया। और वहां अकबर ने दो बातें सीखी। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये जो मेरा गुरु है, मेरा केयर टेकर है बैरम खान, ये मुझे कभी भी गद्दी से क्या कर सकता है, साफ कर सकता है, मेरे हुक्म की नाफरमानी कर सकता है। तो हुक्म की नाफरमानी कर सकता है ये बात उसने 13 साल के 14 साल के बच्चे ने समझ ली। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उसकी। और दूसरी बात जो उसके समझ में आई कि मैं शहंशाह तो बन जाऊंगा, लेकिन मुझे जल्द ही बड़ा होकर इस गद्दी की कमान को अच्छे से संभालना होगा, वरना मुगलिया सल्तनत या मुगलिया एम्पायर हाथ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। हालांकि बाबर का और बैरम खान का रिश्ता बड़ा पक्का था, सॉरी अकबर का और जो कनेक्शन था उसके दो रीजन थे। एक तो बहुत अच्छा सेनापति था बैरम खान, और हुमायूं का दोस्त भी था। और बैरम खान ने भी उस इंटेंशन से नहीं मारा था उसको, उसकी सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मारा था। लेकिन ये एक नाफरमानी थी, ये एक नाफरमानी थी
एक शहंशाह की नाफरमानी एक सेनापति ने की थी। शहंशाह चाहे छोटा हो बड़ा हो, शहंशाह क्या होता है? शहंशाह होता है। तैमूर लंग का क्या हुआ? अटैक हुआ था। और 1398 से लेकर 1556 राज्याभिषेक ऑफ अकबर। ये बीच का टाइम वैक्यूम है, नो स्टेबिलिटी, सब कुछ बिखरा बिखरा, छोटे छोटे राजा आते गए, छोटी छोटी सल्तनतें बनती गईं, टैलेंटेड भी आए मगर स्टेबिलिटी नहीं आई। हिंदुस्तान के अंदर तैमूर लंग के आक्रमण के बाद में, अलाउद्दीन के बाद में स्टेबिलिटी अब आती है किसके रूप में? अकबर के रूप में। और ऐसी स्टेबिलिटी जिसकी जड़ें हिलाए से नहीं हिलेंगी। बहुत बहुत बेहतरीन स्टेबिलिटी हिंदुस्तान को मिलती है। देखिए, पीस एंड स्टेबिलिटी इक्वल टू डेवलपमेंट, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज। जीवन में स्टेबिलिटी रहेगी, कुछ ना कुछ कर लोगे। स्टेबिलिटी की बेस लेवल में क्या होता? पेशेंस, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेट करना बड़ा जरूरी है, चीजों को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। तो अभी तक बाबर के टाइम में भी, हुमायूं के टाइम में बहुत क्या होच पोच रही, बहुत अनस्टेबिलिटी रही, एनार्की रही। तो ये जो टाइम है 1398 से लेकर 1556 के बीच का टाइम, इसको हम बोलते हैं एनार्की पीरियड। कौन सा पीरियड? ठीक है। तो ये एनार्की पीरियड बीच में रहा, और इस एनार्की पीरियड को ख़त्म करने के लिए स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी, और अकबर 1556 में गद्दी पर बैठता है विद स्टेबिलिटी। और वो भारत में कुछ ऐसे कारनामे कर डालता है जिसकी जड़ें आज तक नहीं हिली। कितने साल हो गए? 158 ईयर की एनार्की को ख़त्म करता है अकबर। 158, सब कुछ बिखरा बिखरा है, अंधकार है। अब क्या करता है, यही हमें पढ़ना है। सैयद, लोधी, सूर, बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आती। अब मैं आपको मुगलों के बारे में बताता हूँ कुछ। मुगल इज रिलेटेड टू मंगोल साइड, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू, मंगोल शब्द से बना है मुगल, क्योंकि माता का ज़्यादा प्रभाव था बाबर के लाइफ में, इसलिए उसने अपना टाइटल मुगल ही रखा। माँ किसकी वंशज थी? मंगोल चंगेज खान, इसलिए उसने अपना टाइटल मुगल ही रखा। भारत में मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट सही तरीके से जो हो पाया वो अकबर के टाइम पर ही हो पाया। अब मुगलों के सामने कुछ चुनौतियां हैं। चुनौती नंबर 1, मुगलों को कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिली हुई है। विदेशी लोग हैं ये, प्योर विदेशी। कैसे विदेशी हैं मैं बता देता हूं आपको। देखिए ध्यान से, मुगल मुसलमान हैं तो वो हिंदू उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और मुगलों ने जिन मुसलमानों को हटाकर दिल्ली की सत्ता ली है वो भी मुसलमान हैं। तो भारत के जो मुसलमान हैं वो भी मुगलों को क्या नहीं करेंगे, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बोले इन्होंने लोधियों को हटा दिया, अफगानियों को, टर्क्स को, सबको हटा दिया, ये लोग अच्छे नहीं हैं, मंगोल्स हैं ये। तो मंगोल मुसलमानों को भारत के जो मुसलमान हैं वो क्या नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और राजपूत तो करेंगे ही नहीं। तो अकबर के सामने ये जो पर्टिकुलर चैलेंजेस हैं 3 मैंने जो आपको बताए, जिसमें से एक भी आपने नहीं लिखा, ये 3 चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए अकबर पॉलिसी बनाता। ठीक है, ये 3 चैलेंजेस आप याद रखिएगा।
तो ये कर क्या सकता है? बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसके लिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब देखिए चैलेंजेस देखिए, उसे महसूस कीजिए। अकबर की ज़िंदगी में ये सिचुएशन है। अब देखिए कंडीशंस इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि रिलीजन भी आपका साथ छोड़ देता है। छोड़ दिया साथ। मुसलमान डज नॉट लाइक मंगोल्स। क्यों? क्योंकि भारत के जो पुराने मुसलमान थे उनको काट के ही बैठा है वो, तो उसे पसंद करेंगे। इसलिए उससे वो कहता है और लिखता भी है आईन अकबरी में कि कोई उम्मत नहीं होती, कोई भी। कि उम्मत समझते हो आप? बताओ। धार्मिक नहीं, धार्मिक प्रभाव जिसे कहते हैं, हाँ, परसेप्शन, प्रभाव, धार्मिक प्रभाव। उम्मत बोलते कोई उम्मत नहीं होती। इकोनॉमी और पॉलिटी होते हैं। क्या होते हैं? एक तो इकोनॉमी होती है और दूसरी सत्ता, पॉलिटी होती है। उम्मत कुछ नहीं होती, कोई लगाव नहीं होता, कोई अटैचमेंट नहीं होता। ठीक है। और ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही है अकबर की इस टाइम पर। जिसको जिस चीज से फायदा होता है वो उसी ट्रैक पर चल जाता है, बढ़ जाता है। कोई उम्मत नहीं होती। और अकबर इस चीज को फॉलो भी करेगा। फाइनली अकबर तलाशता है, ढूंढता है कि मेरे लिए क्या बेटर ऑप्शन रहेगा, सोचता है और उस तरह से पॉलिसीज बनाता है। तो अकबर का जो टाइम था 1556 से लेकर 1560 तक, ये जो काल था, इस काल को दो नाम दिए गए हैं। 64 तक, 62-64 तक चलता है ये काल। इस काल को कहा जाता है अकबर के पेटीकोट पीरियड और केयर टेकर पीरियड, संरक्षक काल। पेटीकोट जनानियों का एक वस्त्र होता है पहनने का, पहली बार सुना होगा आपने शायद। बच्चे तो ऐसे बैठते हैं बनकर जैसे पता नहीं है कुछ। अजीब वर्ड है ये, नया नहीं, बहुत अजीब है। कोई लेते हुए शर्माएगा, लेकिन बेशरम टीचर बैठा है आपके साथ। तो पेटीकोट काल कहा गया इसको, पेटीकोट पीरियड, केयर टेकिंग पीरियड, बैरम खान के संरक्षण काल का पीरियड। अब इस टाइम पर अकबर की उम्र है बहुत छोटी, किशोर अवस्था। तो इसकी माँ, इसकी धाय माँ, पराई माँ, अपनी माँ, सब माँ वो इसे प्रिजर्व करेंगी। बेटा ये मत करना, साइकिल मत चलाना तुम इधर पे जाकर, खतरनाक है, इस आदमी से दूर रहना तुम, ठीक, पागल हो जाता है। ये मुल्ला है और ये सिया है, ये सुन्नी है, सियाओं की इज्जत नहीं करना। कौन सा पीरियड? पेटीकोट पीरियड। बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है अकबर के ऊपर इनकी माओ का, और अकबर महिलाओं के संपर्क में आकर मान भी जाता है सारी बात। और ये कहा जाता है, एक बड़े अच्छे स्टोरी ने कहा कि इन महिलाओं ने ही बैरम खान को मरवा देती हैं महिलाएं, ठीक है, चढ़ा चढ़ा के। बोले ये जो बैरम खान है ना, साजिश से रचता है तुम्हारे खिलाफ, पता है ना तुमको। तो ये जो पीरियड, अब बैरम खान अपना प्रभाव जताता है,
बैरम खान कहता है कि तुम्हें डोमेस्टिक चीज़ों में कभी बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना, युद्ध करना है तुम्हें, ठीक है, आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है। और बैरम खान अपने आप को ही शहंशाह समझता है। अकबर से तो कई चीजें पूछता ही नहीं था बैरम खान, ठीक है, और न तो जबरदस्ती। अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। सन अकबर का संरक्षक होता है बैरम खान, बहुत बड़ा ओहदा है उसका, बहुत विश्वास पात्र आदमी भी है। ऐसी बात नहीं कि बैरम खान बुरा है, बहुत विश्वास पात्र है, ट्रस्टेबल। अगर मारना होता एक झटके में अलग कर देता अकबर की गर्दन। बहुत विश्वास पात्र है, बहुत अच्छा व्यक्ति भी है, लेकिन उसका टीचर भी है, गुरु भी है। और गुरुओं में जो गुरु की कौम होती है ना, टीचर्स की जो कौम होती है, मैं इस कौम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है टीचर्स के अंदर, बहुत बड़ा। जब कोई टीचर किसी स्टूडेंट को अपनी शिक्षा विक्षा प्रोवाइड कराता है किसी भी तरीके की, तो वो जो है उस स्टूडेंट पर अपना एक मोनोपोली बनाकर रखना चाहता है। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब। उसकी ये जो है एटीट्यूड, अथॉरिटेटिव एटीट्यूड जो उसका होता है स्टूडेंट को लेकर, ये कुछ हद तक सही है उसके डेवलपमेंट तक, लेकिन टीचर कभी भी इस साइकोलॉजी से बाहर नहीं निकल पाता। वो समझता है कि ताउम्र उसकी मोनोपोली उस बच्चे के ऊपर रहेगी, ताउम्र। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है हर किसी गुरु का, हर किसी टीचर का। मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल, आज की डेट की प्रॉब्लम है ये, मैं उसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। होता क्या है कि स्टूडेंट जब कोई होता है और जब वो आपसे एजुकेशन ले लेता है या ले रहा होता है, तो उसके हर सेगमेंट पर आपका अधिकार नहीं होता। और जब वो आपसे पास आउट हो जाता है और फिर तो आपका वो टीचर, आप टीचर हैं और वो स्टूडेंट है, ये आप लोगों के एक्सेप्टेंस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? आप लोगों के इंडिविजुअल एक्सेप्टेंस पर डिपेंड करता है। आप एक टीचर को कभी भी अपने ज्ञान को प्रोवाइड करा के ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि भाई कोई भी स्टूडेंट है वो उसके प्रति क्या रखेगा, उसी तरीके का भाव रखेगा। समझ रहे हैं? बेसिकली ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है, और ना ही स्टूडेंट को उस तरीके का फीचर रखना चाहिए। स्टूडेंट में और टीचर की इस पर्टिकुलर रिलेशन की जो साइकोलॉजी है, इससे बाहर निकलना एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है टीचर्स के लिए, वरना टीचर उसके कभी गुरु नहीं बन पाएंगे। तो स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है टीचर्स को, जो कौन नहीं समझता है, बैरम खान भी नहीं समझता है। अब मान लो, जैसे कि मैं एक अपना एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा होता है, हमें वो बाहर मिलता है, तो मेरी अप्रोच बिल्कुल उसकी वैसी नहीं रहती। खासतौर पर पुराना फॉर्मर बच्चा हो तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो चाहता हूँ उसे गले लगाऊँ, उसका हाथ मिलाऊँ, एक तरीके का वैसा ही वो रहता है, फ्रेंडली रिलेशन, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर आपने कोई अच्छा मुकाम हासिल किया मेरे रहते, तो मैं आपको सर भी कहूँगा। ये प्रोटोकॉल है जो हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि भाई आप गुलाम हो गए। मैंने बताया था सर्विस में और गुलामी में अंतर होता है। मैं आपको क्या दे रहा हूँ? सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसके बदले में ये नहीं कि आप गुलाम बनेंगे, ठीक है? वो एक इंडिविजुअल परसेप्शन है, लेकिन प्रोटोकॉल अपनी जगह होते हैं। अगर किसी भी टीचर को खुश रहना है या किसी भी बच्चे को अपनी ज़िंदगी का इस साइकोलॉजी से बाहर निकलना है, इन दोनों की ये वक्त है, ये एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। हर एक टीचर को इस साइकोलॉजी को तोड़ना होगा, वरना वो डिसअपॉइंट होता रहेगा। हर एक स्टूडेंट को भी इस साइकोलॉजी को तोड़ना होगा। तो ये जो रिलेशन है, वो रिलेशन ही बैरम खान की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना। बैरम खान समझ ही नहीं पाया कि अकबर समझदार हो चुका है, वो अपने फैसले ले सकता है,
ठीक है, वो हर चीज़ में अपना इंटरफेयर मोनोपोली चलाता रहा और समय के साथ अकबर उससे दूर होता रहा, बहुत दूर। और फिर धायमा ने जो है अपना निशाना निकाला, बोला बेटे खा जाएगा ये तुझे। अकबर को समझ में आ गई। तो अकबर बैरम खान इस साइकोलॉजी से कभी बाहर नहीं आया, ठीक है, कभी भी। तो इस टाइम को जो बोला गया, कौन सा बोला गया? पेटीकोट। हाँ, तो एक बार क्या हुआ कि पेटीकोट कौम बैठी हुई थी और बराबर में बैठे हुए थे अकबर। बोले ये मुल्ला है ना, ये सिया है, सिया, और हम लोग क्या हैं? सुन्नी हैं, इससे बच के रहना। उसका बड़ा टारगेट किया, अल्टीमेटली मरवा दिया उसको, उस सिया मुसलमान को। बड़ा अच्छा काजी था वो। अकबर ने कहना पड़ा अकबर को कि ख़त्म कर दो इसको। अब ये प्रभाव था पेटीकोट सरकार का। नहीं, वो तो चीज़ दोबारा उसके सेगमेंट में आएगी, लेकिन प्रभाव उसका ज़्यादा रहा। अभी समझदारी नहीं आ रही ना, मैंने बताया किशोर अवस्था में है लड़का, हार्मोनियल सिचुएशन बहुत रहती है इस टाइम पर, ठीक है। तो ये प्रभाव उसका रहा। उसके बाद में एक बार क्या हुआ, ऐसी घटना, बैठी हुई थे सब लोग, बैठे हुए थे ऐसे। अकबर का जो है एक महाबत था, ठीक है, महाबत जो हाथी को कंट्रोल करता है, और बैरम खान का एक हाथी था। अब बैरम खान का हाथी पागल हो गया, और बैरम खान का हाथी पागल हुआ और पागल होकर सीधे वो अटैक करने लगा अकबर को। उसके महावत ने हैंडल किया जैसे तैसे, और भाई साहब मौका मिल गया पेटीकोट गवर्नमेंट ने कहा ये तो अटेम्प्ट था, मर्डर अटेम्प्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर है ये, ठीक है। तुम हमारी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, आज मर ही जाते तुम अकबर, रह जाती जिल्ले इलाही। अकबर को समझ में आ गया। ओहो, और बैरम खान समझ भी नहीं पाया था, वो शहंशाह ही समझ रहा था अपने आप को। उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि वो लड़का IAS बन गया, आप कहाँ तुम माटर रहे हो। समझना चाहिए, नहीं समझा। अकबर ने बैरम खान को बुलाया। अकबर अगर आगरा से पहुंचा दिल्ली, कहाँ? दिल्ली। बहुत तेज गया वो। दिल्ली का गवर्नर किसे बना रखा था? बैरम खान। और घूम रहा था, कह रहा बैरम खान को बुलाओ। बैरम खान को न्यूज गई, बोले जहां पना बुला रहे हैं। बोले बैरम खान गया, बिल्कुल एकदम चौड़े में। बोले ऐसा है, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, ठीक है, 2 ऑप्शन। या तो आप मक्का चले जाइए, ठीक है, या आप रिटायरमेंट ले लीजिए और किसी भी तरह की किसी भी क्षेत्र में कोई दखल अंदाजी आप नहीं करेंगे। नो पॉलिटिकल राइट, नो रिलीजियस राइट, देयर इज नो राइट, यू विल बी अ कॉमन मैन। पेंशन आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। समझदार आदमी हमेशा से समझ जाता है। बैरम खान समझदार था, तो समझ जाएगा कि क्या होने वाला है। तो बैरम खान ने ऑप्शन चूज किया उसके हिसाब से। बोले मैं मक्का जाना चाहता हूँ। आपकी उम्र हो चुकी है, आप मक्का घूम के आइए, हजरत बनिए। बोले ठीक है, मैं मक्का जा रहा हूँ। तो बैरम खान डिसाइडेड टू गो मक्का। और कहते हैं कि मक्का जाते हुए
बैरम खां निकल लिए। मक्का क्या, सीधे अल्लाह के पास ही गए। जब जाने का प्लान बना ही लिया है तो फिर चले ही जाओ। और बैरम खां की जो वाइफ थी उससे शादी कर ली अकबर ने। और उनकी जो औलाद थी जिसका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना, बहुत दिलचस्प आदमी, बहुत इम्पोर्टेंट सूफी संत रहे, कवि रहे, लेखक रहे, अब्दुल रहीम खाने खाना। उनको अपना लिया। जी जी, सलीमा बेगम। कुछ चीज़ें जो है ना मस्तिष्क में डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं इतनी आसानी से। मानसिक स्थिति बनाकर रखें हिस्ट्री की क्लास में अपनी, ठीक है। तो सलीमा बेगम से शादी हुई और 1560 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक का ये शासन अकबर के हाथ का रहा। 1560 to 1600, बहुत लंबा शासन है ये, बहुत लंबा। अकबर मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जहांगीर बोला मैं पापा बूढ़ा हो रहा हूं का कुछ तो करो। बहुत लंबा शासन है, कहाँ 1555-56 और कहाँ 1605। कितने साल हो गए? 50 साल से ज़्यादा का शासन। 5 साल में गवर्नमेंट गुड़मुड़ा जाती है, अच्छे दिन नहीं आए निकल लो। 50 साल, 50 साल एक राजा बन के रहना, शहंशाह बन के रहना, बड़ी बात है सर। इसलिए अकबर बहुत बड़ी चीज़ है हिंदुस्तान के लिए। उसकी संस्कृति आज तक खत्म नहीं हुई है। और कहा जाता है 1560 से 1605 के बीच का ये जो टाइम है, इसको कहते हैं अकबर का काल, द पीरियड ऑफ अकबर। पेटीकोट सरकार खत्म, संरक्षण सरकार खत्म, अब आए अकबर। अकबर बड़ा हो गया, अब एडल्ट हो गया, अपने डिसीजन खुद लेने लगा। अकबर भी कितना अच्छा खेला देखो। कब उसके दिल ने कहा कि ख़त्म कर दो बैरम खान को, 13 साल की उम्र में, जब वो हाथी के ऊपर बैठा हुआ था। बोले यार काका तो गद्दारी कर रहे, लेकिन उस टाइम कुछ नहीं कहा। और कब 1556 की कहानी, और कब पूरे 5 साल अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा अकबर ने। तुम कह रहे हो अकबर खिलाड़ी नहीं, बहुत बड़ा खिलाड़ी है अकबर। और पारिवारिक माहौल में अपने इमोशंस को दबा के रखना बहुत बड़ी चुनौती है। कब जवान से सच निकल जाए कुछ नहीं पता, समझ रहे हो नहीं। और शहंशाह तो वैसे भी कभी कभी बुवल ही देते हैं अपने ईगो में, लेकिन दबा के रखा। अकबर ने आईने अकबरी में एक बात कही गई कि अकबर का जो शासनकाल था वो हिंदुस्तान का शासनकाल था, इस्लाम का शासनकाल नहीं था। एक बहुत बड़ी बात है। अकबर ने हिंदुस्तानी सभ्यता को और संस्कृति को बड़ा मजबूत कर दिया, बहुत मजबूत करेगा ये। फेथ इस्लाम, कल्चर हिंदुस्तानी। फेथ और कल्चर के कॉन्सेप्ट को मैंने समझा दिया था। फेथ इस्लाम, कल्चर हिंदुस्तानी। इसे समझ में आ गई थी कि भाई कल्चर डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी। हर इंसान को अकबर की कहानी को सुनना चाहिए, पूरी की पूरी स्टोरी को समझना चाहिए, तब जाकर कोई अच्छा रिजल्ट निकल पाएगा हिंदुस्तान के अंदर। 158 साल की अनार्की को ख़त्म किया इसने 50 साल के शासनकाल में। और कहते हैं कि इस अनार्की को ख़त्म करने के लिए भारत में मुगल सत्ता 1739 में ख़त्म हुई, 1739 बैटल ऑफ करनाल, नादिर शाह का आक्रमण। लेकिन 1739 से लेकर
1858 तक ये चली। इतनी मजबूत जड़ें अकबर बनाता है। बताया था आपको कि अकबर की इन जड़ों को हिलाना, इसका जो बेटा आएगा सलीम जहांगीर, वो समझ जाएगा। बोले पापा ने बहुत अच्छा काम किया है, जरा सा भी टच नहीं करूँगा। बस एक सोने की जंजीर लगवा दी, इंसाफ की जंजीर बोलते हैं उसको। बस बोले एज इट इज चलते रहना, नो छेड़खानी, ठीक है। और अनारकली को लेकर आओ। वो बहुत मौज में रहा, बहुत मौज में। अकबर की छत्र छाया थी उसके ऊपर। सलीम जानते? हाँ बताएंगे, अभी बता दें। तो अकबर की जड़ें जमी रहीं कहाँ तक? जहांगीर तक। फिर आया शाहजहां, अकबर का पोता, ठीक है। तो अकबर के पोते ने अपनी वाइफ के इम्पैक्ट में आके, इन्फ्लुएंस में आके कुछ थोड़े थोड़े हिलाना चालू किया। लेकिन उससे हिला नहीं हिंदुस्तान का ज़्यादा। फिर आया परपोता, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। औरंगजेब ने तो उखाड़ उखाड़ के पिलर हिलाए बहुत बढ़िया से। बोले ये कि इस्लाम, ठीक है, आए हैं सेकुलरिज्म लेकर, उठाओ इसे। सब हिला दिए, लेकिन फिर भी नहीं अकबर की सत्ता गिरी, मुगल सत्ता फिर भी नहीं गिरी। फिर तो निकम्मों की बाढ़ आ गई। रंगीला हरम में ऐसे ही पड़े हुए हैं, सबको पूरा हिंदुस्तान अपने आप चल रहा है, कौन बादशाह कौन कुछ नहीं। उन्हें एक ही चीज़ लेनी थी बस, अपनी दिल्ली सत्ता। दिल्ली में बैठना, मुजरा देखना, हरम में पड़े रहना और खूब पीना, इतना पीना डूब जाना, ठीक है। कोई कपड़ा नहीं, कोई लत्ता नहीं, कुछ नहीं, हम शहंशाह हैं। और सबसे बड़ी बात, और इस्लाम की कोई दखलंदाजी इन्हें पसंद नहीं। इन्होंने कहा मुगलिया सत्ता कभी भी खलीफा को विश्वास नहीं। खलीफा खत्म, कैलिफ से फीता कट गया बाबर के टाइम पर ही। मुगल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दे दिया, लेकिन तुम ही हो। ठीक है, मुगल सत्ता कैलिफ पर विश्वास नहीं करती है। जिल्ले इलाही याद है, शैडो ऑफ अल्लाह। कोई खलीफा पलीफा नहीं है, हम हैं। हम अकबर भी जिल्ले इलाही की उपाधि लेगा, हम हैं, हमसे मिलो। और फिर ये जिल्ले इलाही जो हैं, कब हरम में जाकर कपड़े उतार देते हैं कुछ नहीं पता। मुगलिया लेटर मुगल जिनको कहा जाता है, लेटर मुगल। हाँ, लेटर जो थे, लेटर मुगल्स, उनकी हालत बड़ी खराब। कहते हैं कि नादिर शाह जब आया और यहाँ पर रंगीला रंगीन था, तो नादिर शाह भेष बदल के आया, जैसे इन्होंने नकाब लगा रखा बिल्कुल। और उसने जो चांदनी चौक का बाजार है ना, मीना बाजार, वहाँ गया और उसने लिखा, बड़ा शानदार लिखा। बोले हिंदुस्तान की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत हैं, दिल्ली की लड़कियाँ। फिर लिखा कि यहाँ लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और बादशाह तो जैसे खत्म सा हो गया है। नादिर शाह डर रहा था, इसलिए पहले इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए आया। और जब उसने इंट्रोस्पेक्शन किया, वो आ जाओ कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे। इतनी भयंकर लूट, वो मोहम्मद गजनबी की लूट अफगानिस्तान, और वो मोहम्मद गजनबी की लूट, और फिर नादिर शाह की, और तख्त तो ताउस तक को ले लिया, उखाड़ के लेके गए। अब ठीक, पूरा का पूरा वो मयूर सिंहासन, जिसको तख्त तो ताउस कहा गया, जिसमें कोहिनूर हीरा लगाया था उसने, उसको मयूर सिंहासन कहा। बोले सर बहुत भारी है, कैसे लेके जाए? घोड़े पे डांग इसको लाद के लेके गया, कुछ नहीं छोड़ा। कहते हैं कि ईंटें तक ले गया वो। हिंदुस्तान की ब्यूटी देखो, हिंदुस्तान को इतना लूटा और आज तक लूट रहे हैं। ठीक है, लूटने वाले आज तक लूट रहे हैं, इतना लूटा, लेकिन हिंदुस्तान खत्म नहीं हुआ। इसीलिए इकबाल लिखता है, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
खूब लूट लो, खूब पीट लो, लेकिन हम मिटेंगे नहीं, हम हमारे है ही हिंदुस्तान ऐसा। बताएंगे जब इंडिया की लास्ट क्लास करवाएंगे कभी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि आपका फेवरेट कंट्री कौन सा है। साल भर में गालियां देता रहता हूं, हिंदुस्तान ये, हिंदुस्तान वो, हिंदुस्तान वो। कुछ भी हो जाए मगर हिंदुस्तान जैसा मुल्क इस पूरे प्लेनेट पर नहीं है। वास्तविकता यही है। मेरा ही नहीं, इस पूरे वर्ल्ड में हर एक कैंडिडेट का, हर एक विजडमफुल कैंडिडेट का अल्टीमेट फेवरेट कंट्री इंडिया रहेगा। ये बताऊंगा मैं तुम्हें लास्ट क्लास में कि भारत कैसे अलग है।